कहानी की शुरुआत एक बेहद विशाल और खूबसूरत महल से होती है। महल के अंदर एक बड़े से कमरे में एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह अपने हाथों को हल्का सा स्ट्रेच करता है और बिस्तर से नीचे उतरने लगता है। यह है सेल्रम, किंगडम के अर्ल हाउसहोल्ड का सबसे बड़ा बेटा। और इस बच्चे को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उसे याद आता है कि बहुत समय पहले वह एक शक्तिशाली जादूगर था। ऐसा जादूगर जिसने मृत्यु को भी चुनौती दे दी थी। वह पहला इंसान था जिसने मरे हुए लोगों को जीवित किया, और इसी वजह से स्वर्ग के देवता उससे नाराज हो गए थे। देवता जानते थे अगर वे उससे एक एक करके लड़ेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वे सब एक साथ उसे मारने आए। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन देवता फिर भी उसे मार नहीं सके। तब जादूगर मुस्कुराया और बोला, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं मार सकते, ठीक है, मुझे सील कर दो। लेकिन जिस दिन मैं जागा तुम सब पर कहर बनकर टूटूंगा। और फिर सभी देवताओं ने उसे कैद कर दिया। सदियां बीत गईं और वह जादूगर दोबारा जीवित हुआ। आंखें खुलते ही वह दंग रह गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह सिर्फ अपने मन में बोल सकता था। अब वह एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले चुका था। उसके माता पिता बेहद खुश थे। उन्होंने उसका नाम रखा जेमी। समय बीतता है। अब जेमी को इस दुनिया में आए 9 साल हो चुके हैं। उच्च खानदान में जन्म लेने की वजह से उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। जेमी इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था कि उसकी मेड की आवाज आती है। वह उसे गुड मॉर्निंग कहता है। मेड उसे नीचे आने और तैयार होने को कहती है, क्योंकि उसके माँ पापा और छोटी बहन उसका इंतजार कर रहे हैं। तैयार होकर जेमी नीचे आता है और मन ही मन सोचता है, यह सब फिर से शुरू हो गया। जेमी की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। हमारा बेटा कितना प्यारा है। उसके पिता भी मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करते हैं। वे किंगडम के मुखिया और एक स्वॉर्ड मास्टर थे। छोटी बहन सारा, जो बहुत ही प्यारी थी, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसे खाना खिलाती रहती थी। सब लोग जेमी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन जेमी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसका शरीर भले ही 9 साल का था, लेकिन उसकी समझ और अनुभव एक वयस्क से भी बढ़कर था। पिछले जन्म में उसे प्यार नहीं मिला, इसलिए इस जन्म में मिलने वाला प्यार उसे अजीब लगता था। सबके सामने वह एक मासूम बच्चे जैसा रहता, लेकिन अकेले में उसकी हरकतें बिल्कुल बड़े इंसानों जैसी होती। एक दिन वह अपने बिस्तर पर लेटा सोच ही रहा था कि उसके ऊपर उसका समन किया हुआ पालतू, वह छोटा चमगादड़ आकर बैठ जाता है। वह उसे हाथ में लेकर हल्के से दबाता है और सोचता है, मैं अभी बहुत कमजोर हूं, मुझे मजबूत बनना ही होगा। उसे पता चला था कि देवता अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं और लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इस जमाने में डार्क मैजिक सिखाया नहीं जाता, जरा भी नहीं टूटी। उसके सिर के ऊपर ब्लैक बड़ी तन्मयता से मना को विभाजित करने में मदद कर रहा था। उन्होंने कमियों की भरपाई का तरीका तो ढूंढ लिया था, लेकिन उसे एक ही बार में लागू करना आसान नहीं था। हालांकि वह भी जल्द ही संभाल लिया गया। ये कोई आसान काम नहीं था। उसके युग का कोई भी महानतम प्रतिभावान व्यक्ति भी इस विधि को सिर्फ 10 घंटों में सुधारना बेहद कठिन पाता। तो जो कार्य जेमी कर रहा था उसे एक चमत्कार ही कहा जा सकता था। अच्छा लग रहा है। दूसरी कमी की भरपाई करने के लिए मना को शरीर के पांचों अंगों में बांटा जा रहा था। इसके अलावा उसने पूरे शरीर को मना का पात्र बना लिया था। चूंकि मानव जादुई प्राणी नहीं होते, वे सीमित मात्रा में ही मना धारण कर सकते हैं, लेकिन जैमी की चेतना इंसान से कहीं ऊपर थी। फिर भी उसका छोटा सा शरीर सीमित ही कर सकता था। उसने आंखें खोली और खड़ा हो गया। नई सांस विधि का उपयोग करने के बाद उसके अंदर चौथे स्तर का मना जमा हुआ था। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। वह आसानी से मार्क्विस की विधि का उपयोग कर सकता था। लेकिन जैमी के चेहरे पर थोड़ी खिन्नता भी थी। एक कदम और तो वह 5वें स्तर तक पहुंच सकता था, पर एक 7 साल के बच्चे के शरीर ने उसे आगे नहीं बढ़। उसने अपनी छोटी मुठ्ठियां भेज ली। दोपहर कब की बीत चुकी थी। ब्लैक इनविजिबल गेक। ब्लैक का छोटा शरीर पारदर्शी हो गया। अपना मना भी छुपा लो। अब वह अपने पिता काउंट आर्गेनो वेल्टन से मिलने जा रहा था। अगर उन्हें ब्लैक के अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो परेशानी खड़ी हो सकती थी। गेक
ब्लैक ने हौले से पंख फड़फड़ाए। वह दिखाई नहीं दे रहा था, पर पंखों की हल्की आवाज जेमी सुन सकता था। गहरी सांस लेते हुए जेमी काउंट के कार्यालय की ओर बढ़ा। गहरे नीले वस्त्रों में एक पीला सफेद चेहरा वाला पुजारी काउंट वेल्टन के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद काउंट साहब, आपकी वजह से हमारा जेनिथ धर्म हैस प्रदेश में अपनी जड़ें जमा पाया। कोई बात नहीं, आप व्यस्त होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिशप स्वयं आएंगे। वह वृद्ध व्यक्ति जेनिथ धर्म का बिशप सिर हिलाया। काउंट साहब से मिलने तो मैं अवश्य आता। हैस काउंट वेल्टन का प्रदेश था, लेकिन हम सब तब चौंक गए जब आपने हमें अनुमति दी। उस दिन को याद करके बिशप लिंकन मुस्कुराया। अब तक किसी भी धर्म को हैस प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी, पर जेनिथ को आपने स्वीकार किया। मुझे लगा कि यह आवश्यक था। वेल, बिशप ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। से मिलना था। पिता और पुत्र, तो तुम्हारा काम पूरा हुआ। हाँ, जैमी ने सिर हिलाया। काउंट ने अपने बेटे की ओर चिंतित सी मुस्कान से देखा। क्या तुम्हें जादू सच में पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। काउंट ने आह भरी। प्रतिभा अच्छी होती है, लेकिन प्रतिभाशाली की जिंदगी आसान नहीं होती। वह खुद भी प्रतिभा कहलाया था और उस बोझ को अब तक ढो रहा था। जब तक कोई अच्छा कर रहा है, दुनिया उसे सिर पर बिठाती है, पर जैसे ही उसकी वृद्धि थमी, उसी दुनिया ने पीठ फेर ली। और वह पीड़ा किसी भी प्रशिक्षण से बदतर थी। वह चाहता था कि जेमी एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हो। अगर तुम छोड़ना चाहो तो कभी भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर जारी रखना चाहते हो तो तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, जेमी ने दृढ़ स्वर में कहा। काउंट मुस्कुराया। यही हुआ मेरा बेटा। है। अपने मुस्कुराते बेटे को देखकर काउंट की चिंता थोड़ी कम हुई। लेकिन क्या यह सच में 7 साल के बच्चे का मना है? जेमी का शरीर मना से भरा हुआ था। यहां तक कि बात करते समय भी वह मना अवशोषित कर रहा था, पूरे शरीर से। काउंट की भौहें सिकुड़ गईं। वह जादूगर नहीं था, लेकिन मना श्वसन की जानकारी रखता था। जादूगर मना को सिर्फ दिल में संग्रहित करते हैं, लेकिन जेमी ऐसा नहीं कर रहा था। जेमी, क्या तुमने मार्क्विस लिनमेल की किताब से कुछ सीखा? जेमी ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। हाँ, उसने सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि उस विधि की कमियां भी ठीक कर दी थीं। अगर काउंट सच्चाई जानता तो चौंक जाता। वह अपने पिता की चौंकती शक्ल देखना भी चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहता। काउंट ने अपना माथा रगड़ा। मार्क्विस, आपने आखिर किया क्या? वह सांस लेने की नई विधि कभी सार्वजनिक नहीं की गई थी, और अब वह विधि उसके बेटे के पास थी। और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात, जैमी ने उसे एक ही दिन में सीख लिया। क्या 9वें स्तर की भविष्यवाणी सच निकलने वाली है? काउंट वेल्टन इतिहास के सबसे महान तलवारबाज थे, लेकिन उनके बेटे की प्रतिभा उनसे भी आगे थी। अगर ससुर साहब सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। उन्होंने अपने बेटे को देखा और मुस्कराए। बहुत अच्छा। और उसके सिर पर हाथ फेरा। और फिर, बस रोकिए। जैमी अपने पिता के प्रेम की वर्षा में पिसता रहा। तुम्हारे सिर पर जो चीज है, क्या वो तुम्हारा समन है? काउंट की नजरें जहे नुक्ता म ही के सिर के ऊपर ठहर गईं। जेमी को लगा जैसे उसका दिल गले में अटक गया हो, पर चेहरे पर उसने डर या घबराहट का एक भी भाव नहीं आने दिया। आप उसे देख सकते हैं। ब्लैक उसके कंधे पर फिसलकर नीचे आ गया। जेमी भी उतना ही हैरान था। ब्लैक पूरी तरह से अदृश्य होना चाहिए था। सिर्फ सांस जैसी हल्की मौजूदगी होती थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसके पिता उसे महसूस कर पाते। क्यूट है, चमगादड़ जैसा, लेकिन थोड़ा गोलमटोल भी लगता है। मैंने ही इसे चमगादड़ जैसा बनाया है। तुमने बनाया? काउंट की आंखों में चमक आ गई। यह झूठ नहीं था। अब ब्लैक सच में उसी की बनाई हुई एक काली जादू की रचना थी। बेशक जेमी की कल्पना में भी नहीं था कि अगर काउंट को पता चल जाए कि इसे ब्लैक मैजिक से बनाया गया है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सौभाग्य है कि उन्हें ब्लैक मैजिक महसूस नहीं होता। आखिरकार डायब्लो वोल्फिर ने यह चीज अपने नौजवानी के दिनों में बनाई थी। वह सिर्फ महान डार्क मैजिशियन नहीं था, वह व्यक्ति था जो एक देवता को मार सकता था।
लेकिन उसके सामने खड़ा ये स्वॉर्ड मास्टर उसे सिर्फ एक प्यारा बच्चा समझ रहा था। जेमी ने धीमे से सांस छोड़ी। रात जब पूरा चंद आसमान में उगा हुआ था, माता पिता सो चुके थे, सिर्फ एक नाइट पहरे पर था। ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर आया और पंख फैलाने लगा। पंख इतने बड़े हो गए कि पूरा जेमी ढक जाए। वह धीरे से खिड़की तक गया और उसे खोला। जेनिथ के भक्त मेरी जमीन पर कदम रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उसे नहीं पता वे क्या कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि हैस में अब तक कोई धर्म नहीं था। जेनिथ, वह देवता जिसे जेमी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। 12 देवताओं में सबसे धूर्त। आज हल्की तलाश कर लेते हैं, बस हल्की। अगर हो पाता तो वह सभी पुजारियों का सफाया कर देता। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर की जमीन पर ऐसी घटना होने से हलचल मच जाती। ब्लैक ऊपर उड़ो। केक ब्लैक पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में निकल गया। उसी समय हैस की अंधेरी गलियों में बॉस ने क्या कहा? कह रहा था पीछे न रह जाए, आगे बढ़ो। दुबला आदमी बोला। चेहरे पर बड़े दाग वाला आदमी भारी सांस छोड़ता है। ये दोनों लाइवल हैस के सबसे बड़े क्रिमिनल संगठन के मिड ऑफिसर थे। हैस स्वॉर्ड मास्टर की भूमि। यहां अपराध करना मौत को दावत देना जैसा था। फिर भी लाइवल चल रहा था, क्योंकि हैस जितना जोखिम भरा था उतना ही लाभदायक भी। बॉस आधा संगठन अपनी लालच के लिए दांव पर लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे। इस बार लाइवल एक बहुत बड़ा अपराध करने वाला था। बच्चों की तस्करी। यह हैस में सबसे बड़ा वर्जित अपराध था। काउंट वेल्टन के 2 नन्हे बच्चे थे। वह कैसे चुप रहेंगे जब उनके बच्चों की उम्र के बच्चे बेचे जाए? अगर ये सामने आ गया, पूरी अंडरवर्ल्ड जलकर खाक हो जाएगी। वे जानते थे स्वॉर्ड मास्टर से बचना असंभव है, और संगठन से गद्दारी करने पर लाइवल पहले मार देगा। तो भागते हैं। भाग भी जाए कहां जाएंगे? वे डर से कांप रहे थे। तभी किसी की हल्की पंचाप। कौन है? दुबले आदमी ने पूछा। कोई जवाब नहीं। अंधेरे में सब कुछ शांत था। अगर जवाब नहीं दिया तो दुश्मन समझेंगे। स्लैश। हवा चीरती तलवार की आवाज। स्टेप स्टेप। किसी के कदम उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दोनों आदमी तनाव में, दिल की धड़कनें, पसीने की बूंदें, सब सुनाई दे रहा था। फिर कदम रुक गए। अगर तुम जवाब नहीं। दाग वाला आदमी तेजी से हमला करता है, लेकिन हवा को मारता है। फिर एक आवाज। ना पुरुष ना स्त्री, बस डरावनी। काफी दिलचस्प बातें सुनी हैं, विस्तार से भी सुनना चाहूंगा। अंधेरे में 2 पन्ना हरे आंखें चमकी। जमी। कुछ देर बाद दोनों गूंडे घुटनों पर थे, आत्माहीन आंखें। जेमी ने ब्लैक मैजिक से उनकी मानसिकता छीन ली थी। उन्होंने सब बता दिया। बच्चों की तस्करी। जेमी ने आंखें संकुचित की। काउंट इस अपराध से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। और जेमी, वह देवताओं को मारने वाला इंसान था। लेकिन इंसान का इंसान पर ऐसा अत्याचार उसे गंदा लगा, कमीना लगा। खैर, मुद्दा यह है कि उनके बॉस ने यह मंजूर कैसे किया। जेमी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब जाओ और काउंट को सारी सच्चाई बता दो, समझे? हाँ जी। वे पुतलों की तरह खड़े हुए और चल दिए। सुबह हलचल होगी। तभी धमाका। दाग वाला आदमी हवा में उछलकर दीवार से टकराया। फिर दुबला वाला भी। वे जीवित थे, लेकिन थोड़ी देर में मर जाते। जेमी ने थोड़ा माना डालकर उनकी मौत टाल दी। इतना काफी है। जेमी ने विस्फोट की दिशा की ओर देखा। क्या कर रहे थे वे? मेरे सामने मजे लेने आए थे क्या? एक बदसूरत आदमी ग्रे चोगे में, काले गहरे घेरे वाली आंखें लिए, पागलों जैसा हंसते हुए अंदर आया। उसके पीछे लंबी बालों वाले 5-6 आदमी। इन्हें उठा लाओ, और उसे भी। उसने जेमी की ओर इशारा किया। एक छोटी लकड़ी की वॉन्ड निकालकर बोला, अब देखेंगे ये कितना उगलते हैं। जेमी मुस्कुराया। तुम तो साफ पागल हो। यह उन काले जादूगरों में से था जो इंसानी जान को मक्खी से भी हल्का समझते थे। आज खून मिलेगा। उसका नाम हैनी। और फिर विस्फोट। हैनी ने हमला शुरू कर दिया। हर बार वॉन्ड हिलती और धमाका होता। जेमी के कपड़े चिथड़े, त्वचा उधर गई। जो उधर रही थी वो हवा में गायब भी हो रही थी। ख्वांग पैंगे। हैनी बेतहाशा चिल्लाता हुआ।
मर जा मर जा मर जा। अंतिम विस्फोट। बैंग। धुआं, आग, जली हुई जमीन। सब खामोश। भारी। एक गुर्गे की आवाज आई। हैनी मुस्कुराने ही वाला था, पर गुर्गा कांपते हुए बोला, भाई आपने जादू फिन पर चला दिया। क्या? हैनी नीचे देखता है। फटी हुई, पहचान न आने वाली लाश। वह जान गया, वह उसके अपने आदमी फिन की लाश थी। तभी पीछे से एक आवाज, मजा आया अपने आदमी को मारकर। हैनी ने कांपते हुए पलटकर देखा। अंधेरे में सिर्फ एक आंख चमक रही थी। जमी, अब समझ आया, तुम अब मेरे कैदी हो। घने अंधेरे के बीच एक छोटा सा कद, और उसके पूरे शरीर को ढंकती हुई काली परछाई। उस अंधेरे के बीच बस एक चमकती हुई बैंगनी आंख दिखाई दे रही थी। हैनी ने कंपती आवाज में कहा, कौन? वो छोटा साया बोला, अपने ही आदमी को मारकर मजा आया। हैनी की नजर उस जले हुए शव पर चली गई। वही जादू था, बस्टर तीसरे श्रेणी का धमाका जादू, जिसने किसी को भस्म कर दिया था। लेकिन जिसे मरना चाहिए था, वो तो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तो फिर ये जला हुआ शरीर किसका था? वह भैया, कहीं से आवाज आई, भी फिन, मैं हूं फिन। हैनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा। फिन कहीं नहीं था, सिर्फ ये जली हुई लाश थी। वह छोटा काला साया मुस्कुराया। उसकी बैंगनी आंख चमक उठी। तीसरी श्रेणी, बस इतना। वो बोला, किसी पागल के लिए तुम बहुत कमजोर हो। हैनी का चेहरा विकृत हो उठा। क्रोध उबल पड़ा। तू है कौन? उसने अपनी छड़ी उठा ली। एक छोटे से बौने ने कैसे उसे छला, ये सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगा। मैं तुझे मार दूंगा। उसने फिर से बस्तर चलाने की कोशिश की। ये जादू कमजोर को तो मिट्टी कर देता है। लेकिन तभी बैंग, दुनिया घूम गई। वो काला बच्चा बोला, जब सामने कोई तुमसे शक्तिशाली हो, तुम अपनी सारी ताकत खो देते हो। उसकी आवाज ठंडी काट देने वाली थी। और इसी वजह से मैं कमजोरों की दिमागी हालत से खेलना पसंद करता हूं। हैनी जमीन पर बेजान सा गिरा पड़ा था। उसके पीछे खड़े सैनिक भय से कांप रहे थे। उनकी नजर में दृश्य साफ था। उनका कप्तान बिना छुए गिर पड़ा था। काली कला, ब्लैक मैजिक, ये बस तुम्हारी बदकिस्मती है। हैनी तो जानकारी का स्रोत था। बाकियों को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं थी। या रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली जादू की लहर उठी और हैनी के आदमी हवा में ही गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। जेमी ने शांत नजर से उस जगह को देखा और फिर हैनी को, अब से तुम मेरे गुलाम हो। मुंह खोलो। अजी मालिक। हैनी की जानकारी वही थी जैसी पहले जेम्स और फिलिप की थी। लोगों की तस्करी और उनका संगठन। अब इसका क्या करूं? हैनी की आंखें धुंधली थी। आत्मा टूट चुकी थी। तीसरी श्रेणी का जादूगर था। उसे अनडेड बनाया जा सकता था। लेकिन जेमी अभी उतना शक्तिशाली नहीं था। और शांत क्षेत्र में अनडेड रखना मुसीबत मोल लेने जैसा था। जेमी ने ठंडी सांस ली। खैर, इतना भी बुरा नहीं है। वो मुस्कुराया। तीसरी श्रेणी का जादूगर मतलब बहुत सारा मना। उसने हैनी के सिर पर हाथ रखा। तो फिर भोजन शुरू करें। हैनी की मना उसकी ओर बहने लगी। उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पा रहा था, पर वो रुकता नहीं। इतनी माना के बाद भी पांचवी श्रेणी नहीं हो पा रहा। जिमी थका हुआ सा बोला। फिर उसने जेम्स और फिलिप की ओर देखा। उनके सड़े हुए शरीर, जादू से बस किसी तरह रोके हुए। अब इनका क्या किया जाए? उन्हें मारकर शक्ति लेना संभव नहीं था, क्योंकि जेमी की मना पहले ही भर चुकी थी। तभी काला जीव, ब्लैक, अपना असली रूप छोड़कर जेमी के सिर पर चढ़ गया। वो उत्सुकता से देख रहा था कि मालिक क्या करने वाला है। जेमी ने दोनों शवों को पास रखा। मरने से पहले तुम्हारा थोड़ा और उपयोग हो सकता है। उसने हाथ बढ़ाया। बहुत समय बाद नेक्रोमेंसी आजमा रहा हूं। हवा ठंडी हो गई, मानो मौत का दरवाजा खुल रहा हो। यह साधारण अनडेड बनाना नहीं था।
ये उच्च स्तर की काली कला थी जो शरीर को उसकी मृत्यु से पहले की अवस्था में बनाए रखती है। ब्लैक मदद करना। ब्लैक के पंख फैल गए। जेमी के बैंगनी आंखें चमक उठी। पुरानी मृत भाषा में मंत्र बहने लगा। जीवन छोड़ो और उठो। अमर शरीर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु को पीछे छोड़ पुनर्जन्म लो। जेम्स और फिलिप के शरीर कांप उठे। उनकी जिंदगी बस एक धागे पर टिकी थी। पापियों मेरे पास आओ। काला धुआं उनके शरीरों से उठने लगा। ब्लैक अपनी शक्ति उनमें उड़ेल रहा था। जेमी बोला, अब से तुम मेरे सेवक बनोगे। मैं तुम्हें नए नाम देता हूं। वो दो जो कभी जेम्स और फिलिप थे अब थे आजाद और राइजा। दोनों झुक गए। अब वे जेमी की इच्छा से बंधे थे। दिखते इंसान जैसे थे, बस उनके शरीरों से काला धुआं उठ रहा था। ये धुआं अभी क्यों जा नहीं रहा? ब्लैक ने जेमी के गाल पर चोंच मारी। जेमी ने चिढ़कर कहा, अरे ये क्या? ब्लैक अचानक आजाद के सिर पर बैठ गया और सारा काला धुआं सूख लेने लगा। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। तुम ये भी कर सकते हो। ब्लैक ने गर्व से किक किया, फिर राइजा पर कूद गया और उससे भी धुआं खींच लिया। आखिरकार दोनों बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, अंधेर पर पूरी तरह इंसानों जैसे। जेमी ने हाथ बढ़ाया। जागो। काली रोशनी बुझी। जब शांत हो गया, पहले आजाद ने सिर उठाया। उसकी आंखें जिंदा थीं। ये क्या तुमने हमें ऐसा बनाया है? जेमी ने शांत स्वर में कहा। हाँ। आजाद कांप गया। एक बच्चे से ये अपेक्षा नहीं थी, पर वो महसूस कर सकता था। ये बच्चा बच्चा नहीं। तुम्हें कौन हो आखिर? जेमी मुस्कुराया। कुछ लोग मुझे डेमन किंग कहते थे। आजाद की आंखें फैल गईं। राइजा ने ठंडी नजर से जेमी को देखा। तुम इंसान जैसे नहीं लगते। जेमी की आंखें सिकुड़ गईं। राइजा घुटनों के बल गिर पड़ा। चेहरा जमीन से टकरा गया। मैं इसे सिर्फ एक बार माफ करूंगा। अगर दोबारा ऐसी नजर उठाई, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये समझ गया। उनकी आत्मा अब जेमी की थी। काली कला का नियम। जेमी ने गहरी सांस ली। वैसे मैं डेमन किंग नहीं हूं। वो आगे बोला, मैं हूं डार्क मैजिशियन, जिसने देवताओं को मारने की कोशिश की थी और फिर करेगा। भीतर दैत्य जैसी शक्ति। जेमी वेल्टन, सबसे अंधेरे जादू का उत्तराधिकारी। तुम दोनों को एक काम करना है। जेमी ने आजाद और राइजा को आदेश दिया। जेनिथ चर्च पर नजर रखो और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। हाँ मालिक। दोनों आदर से सिर झुकाकर बोले। जेमी भले ही एक बच्चे जैसा दिखता था जब आदेश देता था, लेकिन वे दोनों अच्छी तरह समझते थे कि उनके और उसके बीच कितना विशाल अंतर है। जेमी उनके पास से गुजरा और धीरे से फुसफुसाया, हमेशा की तरह ही व्यवहार करना। जी मालिक। जेमी घर जाने ही वाला था कि उसे कुछ और याद आया। हाँ, और तुम्हारी संगठन में जो इंसान मानव तस्करी वाली बात जानता है, उसे मेरे पास लाना। मुझे उससे रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि आजाद और राइजा अब अनडेड बन चुके थे, रिपोर्ट देने के लिए उसे कोई और चाहिए था। फर्क नहीं पड़ता कौन होगा, किसी को भी काउंट को सारी बात बतानी थी। समझ गया मालिक। इसे कहकर जेमी गायब हो गया। उसके जाते ही दोनों नौकरों ने अपने सिर उठाए, एक दूसरे को देखा और लंबी सांस ली। चलें भाई। हाँ, मालिक का आदेश है। उनकी हकीकत चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मगर मालिक के आदेश उनके लिए हमेशा सर्वोपरि थे। दोनों तेजी से अपने संगठन की ओर बढ़े, क्योंकि सारी जरूरी जानकारी वहीं थी। गेक। ब्लैक की चिंता भरी आवाज पर जेमी मुस्कुराया। अधीनता का बंधन जितना कमजोर उसने सोचा था, उससे ज्यादा ढीला निकला, पर यह ठीक था। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, यह बंधन और मजबूत होता जाएगा। और अगर काउंट को मानव तस्करी के बारे में पता चला, तो मामला तुरंत सुलझ जाएगा। पहले जेमी को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन हैस वो जगह थी जो एक दिन उसकी जागीर बनने वाली थी। यह जमीन मेरी होने वाली है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। बेहतर है कि शोर शराबा बड़ा रूप लेने से पहले ही शांत कर दिया जाए। कल वापस चलेंगे। आह। गली से निकलते समय कुछ जोर से जेमी से टकराया।
ध्यान भटकने की वजह से उसे पता ही नहीं चला। जेमी ने भौहें सिकोड़ कर देखा। एक बच्चा। तू भी तो बच्चा है। वो लड़का गुस्से से चिल्लाया। कैसे हिम्मत हुई इसे मुझे बच्चा कहने की। 7 साल इस नन्हे शरीर में रहने के बाद भी वह पूरी तरह अभ्यस्त नहीं हो पाया था। जेमी ने चिढ़ते हुए उठकर कहा, ध्यान से चलो। तू भी ध्यान से चल। जेमी ने उसे खींच भरी नजर से देखा। रात के इस समय किसी बच्चे को बाहर भटकते देखकर ही पता चल जाता था कि उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। फिर भी जेमी को उससे कोई सिंपैथी नहीं हुई। उसके अंदर ऐसी भावनाएं थी ही नहीं। वह मुर्दा और आगे बढ़ने लगा। उस काले रंग से भरा तेरा बदसूरत चेहरा भी देख। गेक। जेमी रुक गया। वो फटे। लड़का भी घबरा गया जब जेमी अचानक रुका। लेकिन जेमी गुस्से से नहीं रुका था। उसका रुकना ब्लैक की वजह से था। वेल्टन परिवार की पन्ना जैसी आंखें और सुनहरे बाल हैस में पहचान थे। इसलिए जेमी ने खुद को पहचान से बचाने के लिए बालों का रंग ब्लैक से बदला था। इसलिए ब्लैक ने ही उसे रोक दिया था। ब्लैक तू कमीने अपने मालिक को रोकता है। जेमी ने लड़के को ठंडी नजर से देखा। सुन छोटे, अपनी जुबान संभाल, जिंदगी प्यारी है तो। बच्चे की आवाज थी पर भीतर की शक्ति इतनी ठंडी थी कि लड़का कांप गया। सॉरी। जेमी ने जीभ क्लिक की, मुड़ा और आगे चल दिया। पीछे मुड़कर देखा। लड़का भाग रहा था। ये कितना झंझट है। जेमी ने सिर हिलाया और हवेली की ओर चल पड़ा। मकान लौटकर जेमी ने ब्लैक को उतारते ही चिल्लाया, तू चाहे जितना नाराज हो, अपने मालिक को रोकने की औकात नहीं है तेरे पास। किएंग। ब्लैक शर्मिंदा होकर खुद को पंखों के अंदर छुपा लिया, जैसे कोई बच्चा खुद को गले लगा रहा हो। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं। गेक। ब्लैक ने अपने पंख सलाम की तरह उठाए, जैसे कह रहा हो फिर कभी नहीं करेंगे। जेमी को हंसी आ गई। वो बिस्तर पर गिर गया, आज जीजान से थक गया था। खासकर आजाद और राइजा को अंडेड बनाने में उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत खपत हुई। काफी वक्त बाद इतना व्यस्त हुआ हूं। उसने याद किया। जन्म के बाद से जिंदगी तो बस हवेली के अंदर ही बीती थी। कभी कभी माँ उसे शहर के बाहर घुमाने ले जाती थी, पर इस छोटे शरीर में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब एक दुश्मन सामने आया था। उसका सबसे नापसंद दुश्मन, जेनिथ। जब उसे मुहरबंद किया गया था, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी याद था। हजारों साल बाद भी उसकी छोटी मुट्ठी कस गई। उसने नौकरों को पहले ही आदेश दे दिए थे, मैं उसे यहां से मिटा दूंगा। उसकी बैंगनी आंखें चमकती हुई शून्य में खो गईं। बॉस कहाँ है? जांस तू जिंदा कैसे है? जांस उर्फ आजाद को देखकर पेप की आंखें फैल गईं। बॉस कहाँ है? हैनी ने तो कहा था कि वो खुद तुझे मारने वाला है, तू अभी तक कैसे? पेप, मैंने पूछा बॉस कहाँ है? पेप ने घुट निगल लिया। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या जांस ने हैनी को मार दिया? हैनी, लिवेल का पागल जादूगर, सबसे ताकतवरों में से एक, और जांस जिसने कभी मना तक सही से नहीं संभाली, वो हैनी को मार दे। बेपेप, ठीक ठीक बता देता हूं। उसने माहौल की गंभीरता समझ ली थी। वो जानता था अगर उसने बात घुमाई उसका सिर उड़ जाएगा। और सबसे डराने वाली बात, बाहर के किसी सदस्य की आवाज नहीं आ रही। वहां कई सदस्य थे। अगर जांस लौट आया होता तो वे सब शोर मचाते। लेकिन भयानक खामोशी थी। कुछ अनहोनी हो चुकी थी। मुझे भी नहीं पता बॉस कहाँ है। बेब, सच में कल से उसे किसी ने नहीं देखा। सच बोल रहा है। अंधेरे से राइजा निकल आया। पेप का खून जम गया। फिलिप भाई, मैंने पूछा सच? जी हाँ सच, बाकी लोग भी यही कहेंगे। आजाद ने राइजा की तरफ देखा झुंझलाकर। वे यहां बदला लेने नहीं आए थे। वो सोच रहे थे कि लिवल जैसा बड़ा संगठन जेनिथ चर्च की गतिविधियों के बारे में कुछ जानता होगा। बॉस कहाँ हो सकता है? पेप ने कांपते हुए जवाब दिया। शायद किसी बार में वो हमेशा वहीं होता है। बॉस शराब और औरतों का दीवाना था। अगर कल से नहीं देखा गया था तो निश्चित ही कहीं नशे में पड़ा होगा। दोनों ने यह बात तर्कसंगत लगने पर चुपचाप सिर हिलाया। पेप ने राहत की सांस ली। और तभी बुक। आजाद ने घूमा
और उसके गर्दन पर वार किया। पेप बेहोश होकर गिर पड़ा। मालिक ने एक व्यक्ति लाने को कहा था, इससे काम चल जाएगा। यह ठीक रहेगा, आजाद ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। वाह, यह शक्ति संभाली नहीं जा रही। अंधेर बनने के बाद शरीर में अविश्वसनीय ताकत भर गई थी, मानव क्षमताओं से कहीं ऊपर। मुझे तो लग रहा है मैं कोई सुपरह्यूमन हूं। चलो, मालिक का आदेश है। हाँ तो इसे कहाँ रखे, जंगल में फेंक दे। बुरा विचार नहीं है, लेकिन अभी इसे गोदाम में बंद कर देते हैं। भाई का गोदाम तो हैस का सबसे मजबूत है। हा हा। राइजा मुस्कुराते हुए सिर हिलाता रहा। दोनों निकल गए और कुछ देर बाद वही लड़का जिससे जेमी टकराया था, टूटा फूटा और नीला पड़ा चेहरा लेकर अंदर आया। शायद कहीं पिटकर बेहोश पड़ा था। वो है, ये क्या हुआ? वह लेवल के सदस्यों की लाशें देखकर कांप गया, फिर मुस्कुराया। शुक्र है, वरना आज फिर मार पड़ती, कोटा पूरा नहीं किया था। उसे अपना अच्छा भाग्य लगा। वह भाग गया। निकल ले, इससे पहले कोई और आ जाए। वह लड़का रिक्की वहां से भाग निकला। सुबह हो चुकी थी। जेमी ने जम्हाई ली और बालों को झटका। आज वो बहुत देर बाद चैन की नींद सोया था। कपड़े पहनकर वह डाइनिंग हॉल में गया। ब्लैक उसके सिर पर बैठा था। काउंट उसे देख सकता था, इसलिए उसने ब्लैक को वापस बुला लिया। डाइनिंग रूम में काउंट मुस्कुराकर बोला, सुप्रभात। सुप्रभात, माँ कहाँ है? जेमी ने सोचा माँ दरवाजे के पीछे से उसे पकड़ने की फिराक में छिपी होंगी, पर वह कहीं नहीं दिखी। वो अभी, तुम्हारी माँ यहाँ है। वाह है। सियर्स दरवाजे के पीछे से कूदकर आई और जेमी को कसकर पकड़ लिया। कभी कभी सियर्स बच्चों पर जरूरत से ज्यादा प्यार लुटाती थी। आज वही दिन था। ये दर्द कर रहा है। जेमी अंदर ही अंदर चीख रहा था।